मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। तो इसके पहले भाग में हमने चर्चा की थी कि मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, और उसमें हमने ये देखा था कितने टाइप्स के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू। और हमने पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात की थी। और चूंकि ये टॉपिक बड़ा है इसलिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब हम अगले भाग में इसी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करेंगे। साथ ही इसमें एक टाइप और हमने डिस्कस किया था ऑस्मोसिस का, उसकी भी बात करेंगे। देन इसके बाद में, इस चैप्टर के बाद में अगला जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा कि इसका थर्ड पार्ट, जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। अब यहाँ हम मेम्ब्रेन की बात करते हैं। हम जानते हैं लिपोप्रोटीन की बनी होती है, चयनात्मक पारगम्यता उसमें पाई जाती है। और जो मेन, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने 3 प्रकार के डिफ्यूजन की बात की थी। इसमें सिंपल डिफ्यूजन की बात की थी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात की थी, और तीसरा टाइप जो था वो हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की थी। तो यहाँ एक बाई लेयर्ड लिपिड की मेम्ब्रेन में तीनों प्रकार के जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमने इसमें शो कर रखे हैं। ये डायग्राम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल डिफ्यूजन एक बार देख लेते हैं। सिंपल डिफ्यूजन उसे हम कहते हैं कि कोई भी सोल्यूट अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट करता है, उसे हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। दूसरा जो है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है इसमें भी सोल्यूट जो होता है या विलेय पदार्थ होते हैं या आयंस होते हैं, वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ ही मूव करेंगे, लेकिन ये डायरेक्ट मेम्ब्रेन के थ्रू न करके ये प्रोटीन के बने हुए कुछ विशिष्ट चैनल के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होंगे। तो इसलिए हम इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। और दोनों ही अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुसार ही मूव करते हैं, यानी अधिक से कम की तरफ मेम्ब्रेन के थ्रू। लेकिन इन दोनों में किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है एटीपी के रूप में, इसलिए ये दोनों प्रकार ही पैसिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा जो टाइप है वो है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है इसमें कोई भी मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा तो वो अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ होगा, और इसके लिए उसको एटीपी के रूप में एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और ट्रांसपोर्टर के रूप में प्रोटीन के कुछ चैनल या करियर प्रोटीन उपस्थित होते हैं। तो ये 3 प्रकार के हैं। अब हम इसमें आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्टर होते हैं, जो चैनल बनाते हैं या करियर प्रोटीन बनाते हैं, ये ट्रांसपोर्टर्स के टाइप कितने होते हैं। मुख्य रूप से हम देखते हैं तो एक तो कहलाते हैं चैनल्स। चैनल्स क्या होते हैं? चैनल्स होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, और ये मेम्ब्रेन में आर पार ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं और एक छिद्र बनाते हैं, और उस छिद्र के थ्रू ये आयंस या सोल्यूट ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन खास बात यह है कि ये कन्फॉर्मेशनल चेंजेस करते हैं, अपने शेप में चेंज करते हैं, प्रोटीन के शेप में, उनके आकार में चेंजेस होता है, और ये एक गेट का निर्माण करते हैं। तो ये कहलाते हैं चैनल्स। तो चैनल्स प्रोटीन के ही बने होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट प्रोटीन्स होते हैं, इनकी पोजीशन फिक्स रहती है, लेकिन ये कन्फर्मेशन चेंजेस यानी अपनी शेप में चेंजेस करते रहते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं, और उसी के थ्रू ये ओपन होकर के सोल्यूट को ट्रांसपोर्ट करते हैं। दूसरा टाइप जो है वो है करियर प्रोटीन। करियर टाइप के जो डिफ्यूजन होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें क्या होता है, एनर्जी यूज होती है, यूज एनर्जी टू पंप मॉलिक्यूल अगेंस्ट ग्रेडियंट्स। तो ये होते हैं चैनल्स, ये करियर प्रोटीन। और ये इसमें सोल्यूट जो होता है वो इस प्रोटीन के में अटैच होता है, और अटैच होने पर ये अपने कन्फर्मेशन चेंजेस करता है। चैनल में ऐसा नहीं होता, वो अटैच नहीं होता है, इसमें ये अटैच होता है और अगेंस्ट ग्रेडियंट और यूज करके भी ये एनर्जी यूज करता है। और तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उसमें काम आता है सोल्यूट को अगेंस्ट ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करने में। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे ग्रेडियंट की बात करते हैं हम यहाँ पे,
तो कोई भी सोल्यूट अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ मूव कर रहा है मेम्ब्रेन के थ्रू। तो यहाँ पे हम चैनल में देख रहे हैं कि ये प्रोटीन के बने हुए हैं। अब इसमें ये जो डायग्राम हम देख रहे हैं फर्स्ट वाला, इसमें जो सोल्यूट है ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, आर पार नहीं जा रहा है क्योंकि ये बंद है। तो यहाँ क्या होता है, इसकी शेप में थोड़ा सा चेंज होता है और ये गेट ओपन हो जाता है और ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ऐसे प्रोटीन जो है ये है चैनल प्रोटीन। अब हम करियर प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो करियर प्रोटीन में क्या होता है कि हमने यहां बात की कि दे मस्ट बाइंड टू सोल्यूट, बाइंड द सोल्यूट टू इनिशिएट ए कंफर्मेशन चेंजेस, यानी कि सोल्यूट का इन पर जुड़ना बहुत जरूरी है। जो ही ये अटैच होते हैं, तो ये देखिए पहले ये बाहर की तरफ खुला हुआ है, जो ही ये अटैच हुआ सोल्यूट ये अंदर की तरफ से ओपन हो गया, इसका मतलब इसकी शेप में चेंज हो गया। तो ये जो है ये इसमें करियर प्रोटीन कहलाते हैं। तो अगेंस्ट ग्रेडियंट यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे करियर प्रोटीन जो पंप के रूप में काम करते हैं, ये देखिए आप, ये यहाँ पर एनर्जी खर्च करते हैं, तो इनपुट एनर्जी देन अगेन वापस ये पूर्ववर्त स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे ही दूसरा जो ट्रांसपोर्टर है वो है ग्लूकोज यूनिपोर्टर। ग्लूकोज यूनिपोर्टर की यदि हम बात करें, तो यहाँ पर एक लिगेंड के रूप में ग्लूकोज जो होता है वो इसमें करियर प्रोटीन में आकर के अटैच होता है। तो लिगेंड सबसे पहले बाइंड होगा, जो ही लिगेंड बाइंड होगा यानी ग्लूकोज बाइंड होगा, देन इसकी शेप में परिवर्तन हो जाएगा। तो पहले जहां ये बाहर की तरफ से ओपन था, अब ये अंदर की तरफ से ओपन हो गया, बाहर से बंद हो गया, यानी ये कि दरवाजे की तरह है, यहाँ पहले ओपन था, देन ये बाद में यूं हो गया ग्लूकोज के जुड़ते ही। तो ये जो चेंजेस जो है, यानी अंदर की तरफ ओपन होते ही ग्लूकोज अंदर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा और अगेन वापस बैक पोजीशन जो इसकी पूर्ववर्त स्थिति जो है उसमें ये आ जाएगा। तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बाहर से अंदर की तरफ हो गया। तो ये जो है कंफर्मेशन चेंजेस जो है वो उसका एक अच्छा एग्जांपल जो है वो ग्लूकोज यूनिपोर्टर का है। तो यहाँ पर ऐसे साइकिल चलते रहते हैं और ये बाहर से इसको करके और अंदर की तरफ रिलीज कर देते हैं। तो ये इसका अगला एग्जांपल हम देख सकते हैं इसमें कि ये चेंजेस होते कैसे हैं। यदि हम 3D डायग्राम देखें इसके, तो प्रोटीन के अंदर ये जो शेप में चेंजेस होते हैं वो किस इस प्रकार से दिखाई देते हैं कि जैसे बाहर की तरफ से यहाँ से आकर के लिगेंड अटैच होता है, जैसे ग्लूकोज का एग्जांपल, और अपर मेम्ब्रेन की तरफ से अटैच हुआ, देन अगली साइड में क्या हुआ, फ्लिप हो गई इसकी पोजीशन, ये फ्लिप करके ये फोल्ड हो गया और अंदर की तरफ से ओपन हो गया, देन ग्लूकोज जो है वो अंदर की तरफ रिलीज हो गया। तो आउटर सरफेस से अटैच होके यहाँ से रिलीज हो जाना। और लिगेंड जो है वो बिना जुड़े, क्योंकि अब लिगेंड नहीं है तो वो अपनी पूर्ववर्त स्थिति में आ जाता है, उसके लिए जरूरत नहीं है, पहले की स्थिति में अगेन बैक पोजीशन में आ जाता है। अब ऐसे ही जो क्लासेस जो है कैरियर प्रोटीन की वो कितने प्रकार की होती है, तो ऐसे हम देखें तो डिवाइड करते, एक तो आता है यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट का मतलब ये होता है कि इसमें ट्रांसपोर्ट केवल एक सिंगल सोल्यूट का ही होगा। जैसे हम पहले डायग्राम में देख रहे हैं, जैसे ए कोई मॉलिक्यूल है, ए सोल्यूट है, तो केवल वही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यूनी यानी सिंगल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इसका एग्जांपल है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो हमने अभी डिस्कस किया था, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1। और दूसरा जो है इसमें आइनोफोर वेलिनोमाइसिन, ये भी एक यूनिपोर्ट कैरियर के रूप में काम करता है। दूसरा जो है वो है सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट का मतलब सिम यानी साथ साथ, को ट्रांसपोर्ट है, साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन होना। तो इसमें यदि हम बात करें तो दो अलग अलग सोल्यूट या हम सबस्ट्रेट कह सकते हैं, ये साथ साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू। अब यहाँ पे यदि हम इस डायग्राम में देखें, सिम्पोर्ट का डायग्राम, जिसमें ए और बी जो है ये साथ साथ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं सिम्पोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट दो मॉलिक्यूल हो रहे हैं, तो सिम्पोर्ट में ये कंपलसरी है, ऑब्लिगेटरी, कि ये दोनों ही साथ साथ ही ट्रांसपोर्ट होंगे तो ही वो सिम्पोर्ट कहलाएगा। तो यहाँ ए और बी का डायग्राम में हम समझ सकते हैं। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि दोनों ही सोल्यूट जो है वो अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुसार ही ट्रांसपोर्ट हो रहे हो। अर्थात कहने का मतलब ए जो है वो अपनी अधिक से कम की तरफ सांद्रता की तरफ मूव कर रहा है, तो बी हो सकता है वो अगेंस्ट ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट हो रहा हो। तो यहाँ फायदा ये होता है कि मान लो यदि ए मॉलिक्यूल जो है वो बाहर इसकी सांद्रता ज्यादा है और अंदर कम है, तो वो इस कैरियर प्रोटीन के थ्रू
जो है वो ट्रांसपोर्ट बाहर से हाई टू लो की तरफ मूव हो सकता है, ठीक है। और बी जो है वो अगेंस्ट ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है और दोनों साथ जाएंगे, तो एक जा रहा है तो दूसरे को भी साथ में लेके जाता है। तो यहां पर एनर्जी सेविंग हो जाती है कि एक तो सांद्रता प्रवणता के अनुसार जा रहा है तो साथ में दूसरे को अगेंस्ट ग्रेडियंट लेके जा रहा है, तो कोई एनर्जी भी खर्च नहीं हो रही है और अगेंस्ट ग्रेडियंट वो ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये जरूरी है कि कोई भी आयन या विलेय पदार्थ जो है वो अपनी कम से अधिक सांद्रता की ओर मेम्ब्रेन के थ्रू एनर्जी खर्च किए बिना जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, ये जाता है तो ये इसी ट्रांसपोर्ट सिम ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है को ट्रांसपोर्ट का। इसको हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं। तो एग्जांपल जो है वो ग्लूकोज सोडियम सिम्पोर्ट जो है उसका अच्छा एग्जांपल है, एपिथेलियल सेल में मिलता है। बैक्टीरियल सेल के अंदर भी लैक्टोज परमिएज और प्रोटॉन का ये एक सिम्पोर्ट कैरियर होता है। तो एग्जांपल कई बार पूछते हैं सिम्पोर्ट के एंटीपोर्ट के। ऐसे ही एंटीपोर्ट जो आता है, एंटी का मतलब विपरीत, तो एक्सचेंज डिफ्यूजन हो गया, एक आ रहा है बाहर से अंदर तो दूसरा अंदर से बाहर, तो मेम्ब्रेन के अक्रॉस दोनों ऑपोजिट साइड से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ऐसे ही जैसे बिल्कुल पिंग पोंग जो काइनेटिक्स होती है बिल्कुल उसी की तरह ये दिखाई देता है हमको, ये मूव करता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। पिंग पोंग जो काइनेटिक्स का पिंग पोंग रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। और इसमें हम देखते हैं कि एक एंजाइम जो होता है, जनरली क्या होता है, एक एंजाइम पर सबस्ट्रेट पहले अटैच होता है, देन बाद में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम एज इट इज रह जाता है। यहाँ क्या होता है कि मोर देन वन सबस्ट्रेट होते हैं, तो सारे सबस्ट्रेट एंजाइम पे एक साथ नहीं जुड़ते हैं, पहले ए सबस्ट्रेट जुड़ता है, देन वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, तो उसके बाद में दूसरा सबस्ट्रेट जुड़ता है, देन अगेन दूसरा प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो सारे सबस्ट्रेट के एंजाइम से जुड़ने से पहले ही बन जाता है, तो एक या ऐसे अधिक प्रोडक्ट। तो पिंग पोंग रिएक्शन जो है वो हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो एंटीपोड जो है उसको हम एग्जांपल इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि ए जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर के बाहर से अंदर आ रहा है, तो बी जो है उसी समय इसी के थ्रू ये अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहा है। तो सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड होता है और ट्रांसपोर्ट होता है, देन अनदर सबस्ट्रेट जो है बाइंड्स एंड ट्रांसपोर्ट होता है अनदर डायरेक्शन। तो यहां पर एक्सचेंज जो है वो कैटेलाइज होता है। अब हम बात करते हैं इसमें एंटीपोड के एक करियर की, जिसमें हम एग्जांपल समझ सकते हैं डायग्राम से, वो है एडीपी एटीपी एक्सचेंजर। ये जो है इसको एडिनिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलोकेज के नाम से भी जानते हैं हम। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें ये प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स जो होती है वहां हम जानते हैं कि एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी हाउस के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया जाना जाता है। उसके वहाँ क्रेब्स साइकिल चलता है जिसमें एनर्जी बनती है, और एनर्जी के ये जो मॉलिक्यूल एटीपी बनते हैं, तो एटीपी को बनने के लिए भी हम जानते हैं कि एडीपी जरूरी है। तो वो एडीपी जो है वो इसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर आते हैं और एटीपी बने हुए उसके बाहर जाते हैं। तो ये एडिनिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलोकेज जो है ये एक एंटीपोड का कैरियर का अच्छा उदाहरण है और हम इसको समझ सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, तीसरा हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है परासरण, इसमें सोलवेंट जो होता है वो मेम्ब्रेन के थ्रू अपनी हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू मूव करता है। तो अभी तक हम डिफ्यूजन में बात कर रहे थे सोल्यूट की, यहां हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस की। तो वाटर एज ए सोलवेंट, यूनिवर्सल सोलवेंट भी कहते हैं, तो वाटर फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल टू एन एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर अक्रॉस ए पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सोलवेंट जो है या वाटर जो है वो अपनी अधिक से कम सांद्रता की तरफ मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करती है, उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि एक जो इधर इनसाइड सेल के अंदर की तरफ जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और इसके दूसरी तरफ जो है वो आउटसाइड बाहर की तरफ। तो यहां दोनों तरफ जो है यदि हम बात करें तो एक तो वाटर मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अंदर की तरफ बहुत हाई है, ये रेड जो मॉलिक्यूल है ये वाटर के हैं और इसकी कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है और बाहर की तरफ कम है। बीच में जो है वो पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है।
और यहाँ जो ब्लू कलर के जो सोल्यूट बड़े जो पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, ये है शुगर के मोलिक्यूल है। तो वाटर मोलिक्यूल जो है, अब यहाँ शुगर के मोलिक्यूल ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ वाटर मोलिक्यूल जो है वो अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, यानी इनसाइड से आउटसाइड, बाहर की तरफ मूव करेंगे, ये हम देख सकते हैं। तो यहाँ मूव कर रहे हैं, ये कहलाता है ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर ये वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हर एक साइड में बराबर जो है इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था तक हो जाएगी, देन ये मूवमेंट स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ इस डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं कि अंदर जो है ये सोल्यूट की संख्या ज्यादा है, ठीक है, और बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो अंदर सोल्यूट ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड अंदर सॉल्यूशन है, यानी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन अंदर कम है, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा है। ये हम जानते हैं कि जब कोई सॉल्यूशन अधिक सांद्र होता है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर सोल्यूट की मात्रा बहुत ज्यादा है, पानी की कम है। तो यहाँ पर जब अंदर सोल्यूट ज्यादा है, इसका मतलब पानी कम है, तो पानी कहाँ से, बाहर से अंदर की तरफ आएगा। ये जो साइन शो कर रहे हैं, यानी कि वाटर बाहर जो है वहां से अंदर की तरफ आएगा, बाहर ज्यादा है अंदर कम है पानी, तो मूवमेंट जो है वाटर का ही हो रहा है, ये ऑस्मोसिस है। ये यहाँ भी हम देख सकते हैं कि बाहर जो है सोल्यूट ज्यादा है, इसका मतलब पानी कम है बाहर, अंदर पानी ज्यादा है, तो यहाँ से वाटर जो है वो बाहर की तरफ जाएगा, देन सेल श्रिंक हो जाएगी, पिचक जाएगी। तो ये एग्जांपल हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से बाहर गया सेल पिचक गई, और यहाँ इसमें हम देख सकते हैं कि पानी जो है वो बाहर से अंदर आएगा, सेल फूल जाएगी। तो जब पानी बाहर से अंदर आ रहा है तो उसे हम कह रहे हैं एंडो ऑस्मोसिस। बाहर से अंदर आ रहा है यानी पानी अंदर आ रहा है, वाटर इनसाइड की तरफ मूव कर रहा है, तो ये हो गया एंडोऑस्मोसिस। और यहां से ये बाहर जा रहा है, देन इसका मतलब ये हो गया एक्सोऑस्मोसिस। तो एंडोऑस्मोसिस सेल जो है वो सोलन हो जाती है, फूल जाती है, और एक्सोऑस्मोसिस में श्रिंक हो जाती है, जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है इसमें। तो इस प्रकार ये जो है हमने इसका दूसरा पार्ट जिसमें हम चर्चा की पैसिव ट्रांसपोर्ट की, और अगले पार्ट में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।